हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन को। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते होंगे, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रीपोजिशन का सही यूज करना नहीं आता है। उन्हें नहीं पता होता है कहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी भी या नहीं आएगी। कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होना होता है, फिर भी लोग अननेसेसरी वहाँ पे प्रीपोजिशन घुसेड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस भी होती हैं, जैसे कि ऑन हो गया, अपॉन, ओवर, इन, इनटू, अक्रॉस, थ्रू। ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं और थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता है कि कहाँ पे किसका यूज किया जाए। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके अब तक रहे होंगे वो सारे इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। और जो भी आपके डाउट हैं प्रीपोजिशन को लेके, जो भी अब तक रहे होंगे, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे प्रीपोजिशन की, आखिर होता क्या है। सो प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं और ये एक रिलेशन दिखाते हैं उस नाउन प्रोनाउन का अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ में। फिर से बताता हूँ, जनरली सामान्यतः ये नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं ये वर्ड्स जो प्रीपोजिशन होती हैं, और ये नाउन प्रोनाउन का रिलेशन उस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ में दिखाते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। 3 एग्जाम्पल है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। वहाँ पर एक कैट बैठी हुई है टेबल के नीचे। तो यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशन ढूंढेंगे तो अंडर जो है वो प्रीपोजिशन है और वो लगी है द टेबल से पहले। द टेबल क्या है? एक नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो एक कैट बैठी हुई है, किसके नीचे बैठी हुई है? टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो ये जो अंडर है ये टेबल को बाकी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी नीड अ रूफ ओवर अस। ओके, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ओवर है। प्रोनाउन है एक अस से पहले एक प्रीपोजिशन आई है। तो यहाँ पे हमें एक छत चाहिए, लेकिन किसके ऊपर चाहिए? हमारे ऊपर चाहिए। तो ये ओवर जो है वो अस को कनेक्ट कर रहा है बाकी पार्ट से। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। किससे जाता हूँ? बस से जाता हूँ। बस क्या है? एक नाउन है। बाई क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और जो वाई है वो बस को कनेक्ट कर रहा है बाकी के सेंटेंस से। तो ये होता है प्रीपोजिशन का यूज। अब आगे देखते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो सामान्यतः जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आती हैं, लेकिन हमेशा नहीं आती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इन दोनों को देखिए, हु वॉज ही टॉकिंग टू? वह किससे बात कर रहा था। इसी तरह से सेकंड देखें, ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में टू और विद क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसके बाद कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, कोई भी नाउन प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आए। अब हम बहुत सारी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस को देखेंगे जो आपने पढ़ी होंगी, उसका मीनिंग आपको पता होता है लेकिन उसका यूज करना आपको नहीं आता है। जैसे इनमें से एक है ऑन और अपॉन। बहुत सुना होगा आपको, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि कब अपॉन का प्रयोग करें, कब ऑन का प्रयोग करें। तो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि पहला अगर आप एग्जाम्पल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पे है, मतलब उस पर रखी हुई है। किताब चल नहीं रही है, वहाँ पे रखी हुई है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में रखी होती है तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। जो बिल्ली है वो चूहे पर कूदी। यहाँ पे भी पर आया है सेंटेंस में, लेकिन हमने यहाँ पे ऑन की जगह अपॉन का प्रयोग किया है, क्योंकि जो कैट है वो चूहे पे कूदी और कूदते टाइम वो मोशन में थी, गति में थी, चल रही थी। इसीलिए जब कोई चीज़ मोशन में होगी तो हम वहाँ पे अपॉन का प्रयोग करेंगे, और जब कोई चीज़ किसी के कांटेक्ट में रखी हुई होगी तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ और भी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि है ओवर। तो ओवर जो है उसको अगर हम देखेंगे, मोशन और पोजीशन हायर देन बट नो फिजिकल कांटेक्ट। पोजीशन हो सकती है, मोशन हो सकती है, मतलब कोई चीज़ चली हुई हो सकती है या रुकी हुई हो सकती है, लेकिन कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द फैन इज ओवर माई बेड। जो पंखा है वो मेरे बेड के ऊपर है। अब पंखा रुका हुआ भी हो सकता है, चलता हुआ भी हो सकता है, लेकिन वो बेड के ऊपर है, तो वहां पे क्या आया? ओवर आया। यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा।
लेकिन एक केस और भी है, ओवर का प्रयोग हम फिजिकल कांटेक्ट के केस में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो भी चीज ऊपर है वो पूरी सरफेस को कवर करेगी। फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है, जो भी चीज ऊपर है वो नीचे वाली सरफेस को पूरी तरह से कवर करेगी, तब भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ब्रिज जो है वो रिवर नदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवर का इस्तेमाल किया है। अब आप सोचेंगे ब्रिज तो पूरी नदी को कवर नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, पूरी नदी को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जिस पार्ट पे, जिस रिवर के पार्ट पे हमने वो ब्रिज बनाया है वो उसको तो पूर्णतया कवर कर रहा है ना। तो सेंस यहाँ पे यही है, मतलब जिस चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो वो उसको कंप्लीटली कवर करे, इसीलिए यहाँ पे ब्रिज के साथ ओवर हमने लगाया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल ये इसके साथ में लिख गया है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ब्लैंकेट को बेबी के ऊपर डाल दो या रख दो, तो यहाँ पे भी ओवर जो है वो प्रयोग हुआ है, क्योंकि ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट बेबी को पूरी तरह से कवर करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हम कब ऑन का प्रयोग करते हैं, कब अपॉन का करते हैं और कब ओवर का करते हैं। इसी तरह कुछ और भी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे कि अगली है हमारी डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अंडर। ये तो आपको पता ही होगा, ओवर और अंडर के बीच का डिफरेंस क्या है। ओवर क्या इंडिकेट करता है कि कोई चीज ऊपर रखी हो, और अंडर क्या इंडिकेट करता है कोई चीज नीचे रखी हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो नीचे के लिए अंडर आया। देयर इज अ फैन ओवर योर बेड, पंखा जो है तुम्हारे बेड के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या आया, ओवर आया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इसको भी हम समझेंगे, इन और इनटू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से ही समझ लेते हैं। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो जब कोई चीज किसी के अंदर होती है पूरी तरह से कंप्लीटली, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी चीज के अंदर पूरी तरह से होती है, मतलब जो बाहर वाली चीज है वो उसको पूरी तरह से कवर कर रही है, तो हम वहां पे इनका प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का जो है वो नदी में कूदा। तो जब कहीं पे एंट्री लेते हैं या कोई चीज किसी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई चीज किसी के अंदर जा रही है तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इंडिकेट्स एंट्री और इंसर्शन। तो आपको समझ में आया होगा इनका प्रयोग कब होता है, इनटू का प्रयोग कब होता है। इनटू का प्रयोग होता है इंसर्शन के लिए, जब कोई चीज किसी के अंदर जा रही है। अब एक केस हम और पढ़ते हैं, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, कभी भी एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे अभी तो पढ़ाया था एंट्री के साथ इनटू करते। एंट्री में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब कोई चीज किसी के अंदर प्रवेश करती है वो वाला एंट्री। एंटर यहाँ पे मैं प्रॉपर वर्ब की बात कर रहा हूँ कि कहीं पे ये प्रॉपर वर्ब जब एंटर का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां पे उसके साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन वैसे इंसर्शन के लिए कहीं पे कोई चीज आप इंसर्ट करते हैं या कोई चीज किसी में जा रही है, तो फिर वहां पे हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए ना। अभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अलग से कमेंट कीजिए, मैं अलग से डीपली आपको समझाऊंगा। तो कभी भी जो एंटर जो वर्ब होती है उसके साथ में इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कैसा होता है, सुपरफ्लुअस होता है। लाइक दिस एग्जांपल, ही एंटर्ड इनटू द रूम। तो यहाँ पे ये जो इनटू है ये गलत है, ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। एंटर्ड अपने आप में सफिशियंट है, उसके साथ में हमें इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम कुछ और प्रीपोजिशन देखते हैं। जैसे ऑन टाइम और इन टाइम में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन टाइम लगाएं इन टाइम लगाएं। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय पर, उसी वक्त पर, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर, ऑन शेड्यूल टाइम। और इन टाइम होता है इन द गिवन टाइम स्पैन, इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अवधि। समय अवधि एग्जैक्ट नहीं होती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपका एंट्री टाइम जो है 8:30 है और क्लोजिंग टाइम जो है वो 9 है। मतलब 8:30 टू 9 आपकी जो है वो एंट्री हो सकती है। तो वो जो 30 मिनट है वो क्या है, टाइम स्पैन है। लेकिन जब एग्जाम शुरू होना होता है तो ये क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो एग्जैक्टली 9 AM या 9 या फिर जो भी है उतने बजे वो एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा।
तो ऑन टाइम जो होता है वो होता है एकदम एट द पर्टिकुलर टाइम, और जो इन टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होती है। आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। हम एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पर, टाइम में, समय में पहुंच गए। समय में मतलब जो भी समय दिया गया था आप उसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए। सेकंड है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। एग्जामिनेशन जो परीक्षा है वो समय पर शुरू हुई। कोई जो टाइम दिया होगा उसी पर परीक्षा शुरू होगी, या तो बाद में होगी या पहले होगी या उसी पर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा समय में शुरू हो। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एग्जाम दिया, आपको बताया गया कि एग्जाम जो है वो 8:30 टू 9 के बीच में शुरू होगा। कभी ऐसा तो नहीं दिया गया होगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा उस पे एग्जाम शुरू होना होता है। तो इस केस में यहाँ पे इसीलिए ऑन टाइम का प्रयोग किया गया है। थर्ड जो है, यहाँ पे आपको बताना है इन आएगा या ऑन आएगा। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन ऑन टाइम। हमें लगा ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन ये एग्जैक्टली टाइम पर आ गई। तो यहाँ पे जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो वहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा। आई होप आपको ऑन टाइम इन टाइम का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, वाई और विद में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे बाई का इस्तेमाल करें और कहाँ पे विद का इस्तेमाल करें। तो आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले जो वाई है वो क्या इंडिकेट करता है, डूअर को। डूअर कौन होता है, जो काम करने वाला होता है। विद किसको इंडिकेट करता है, ये करता है किसी मीन को या इक्विपमेंट को। मीन मतलब कोई माध्यम, कोई साधन। इक्विपमेंट भी वही चीज हो गई, ठीक है। तो एक बार आप एग्जाम्पल से समझोगे, बाई का प्रयोग हमेशा डूअर के साथ में होता है। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में दोनों चीजें आ गई हैं। द पेपर वॉज साइंड बाई हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। ओके, पेपर जो है साइन किया गया, किसके द्वारा, उसके द्वारा साइन किया गया। तो यहाँ पे इसीलिए वाई आया है, पेपर उसने साइन किया है। अब किसके माध्यम से किया है, हाथ से तो साइन कर नहीं देगा, किसी पेन से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस पेन का जिक्र हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो विद आई है। बात समझ में आई, जो काम कर रहा है उसके साथ बाई आएगा, किसी चीज से करवा रहा है वहां पे विद आएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल आप देखिए। द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम विद अ स्टिक। स्नेक जो है वो उसके द्वारा मारा गया, ठीक है, उसके द्वारा लकड़ी से मारा गया। लकड़ी कोई डंडा होगा या स्टिक होगी, ठीक है, उससे मारा गया। तो जब स्टिक की बात आई है तो यहाँ पे विद आ गया है, और बाकी केस में क्या आया है, बाई आया है। ओके, थर्ड है यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। तुम एक बड़ी मछली छोटी रॉड से नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे सिर्फ रॉड का जिक्र हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे विद आया है। आई होप आपको बाई और विद में कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एट और इन। एट और इन का प्रयोग कैसे करते हैं। एट जो है यूज्ड विद अ रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, और जो इन है यूज्ड विद अ रिलेटिवली बिगर प्लेस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मुखर्जी नगर क्या है, दिल्ली का एक छोटा सा एरिया है। तो इसके साथ में हम एट का प्रयोग करेंगे, जो स्मॉलर प्लेस है, और बड़ी प्लेस के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट टाइम है, कोई एग्जैक्ट टाइम है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। कोई भी एग्जैक्ट टाइम है वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मंथ के लिए और ईयर के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इन में, इन 2005 जनरली लोग क्या करते हैं, हर जगह एट लगा देते हैं, एट में, एट 2005। ये सब नहीं करना है। और इसमें भी, इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन इन और ऑन में होगा कि ऑन में लगाएं, ऑन 2005 लगाएं या इन लगाएं। इसलिए ये कन्फ्यूजन आपको ध्यान रखना है। मंथ और ईयर में इन लगाते हैं, और डे और डेट में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। डे और डेट में ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन 6 September। ओके, तो आपको ध्यान रहेगा एट कहाँ पे लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए। इन कहाँ पे लगाते हैं, मंथ और ईयर के लिए। और ऑन कहाँ पे लगाते हैं, डे और डेट के लिए। अब ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम एट का प्रयोग जो है वो यहाँ पे करते हैं, एट डॉन, एट डस्क। डॉन आपको पता है क्या होता है, डॉन होता है जो अर्ली मॉर्निंग, सूर्य निकलने से पहले जो दिखती है, जो लालिमा दिखती है, उसको हम डॉन बोलते हैं। डस्क जो है वो शाम वाला होता है, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पूर्व। एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। ओके, अब हम देखते हैं नोट। नोट में क्या लिखा है, इन इज यूज्ड विद
मॉर्निंग इवनिंग, इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी करते हैं। इफ डेट डे इज मेंशन, लेकिन अगर वहां पे डेट या डे मेंशन किया गया है मॉर्निंग इवनिंग के साथ में तो वहां पे ऑन का प्रयोग होता है। फिर से एक बार समझाता हूँ, इनका प्रयोग जो है वो मॉर्निंग इवनिंग के साथ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल भी देख लो साथ में। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे डेट या डे मॉर्निंग इवनिंग से पहले तो ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ये पहला एग्जांपल है, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, इनका। लेकिन अब मॉर्निंग से पहले डे का नाम है संडे, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऐसी डेट्स जो सेकंड में है, इससे पहले क्या है वो, सॉरी, इवनिंग के बाद, इवनिंग के साथ में क्या मेंशन है, डेट मेंशन है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इतनी चीजें हैं इनको आप पढ़ना। ठीक है, इनके साथ में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती, इनके पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए, लिखा है ही विल गो देयर ऑन टुमारो, वह वहां कल जाएगा। ठीक है, अब टुमारो के साथ मैंने ऑन लगा दिया। जनरली लोग करते हैं प्रयोग, लेकिन भाई नहीं करना होता है, ही विल गो देयर टुमारो, ऑन की जरूरत नहीं है। ऐसी सेकंड जो है, दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, लोग क्या करते हैं, ऑन लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। भाई कुछ भी नहीं लगाना है, ये इतना काफी है। ठीक है, अब देखते हैं बाई जो है उसका प्रयोग किस लिए होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देखो, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये एक तरीका है बाई को यूज करने का, मतलब ऐसे भी बाई का इस्तेमाल करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। हम अगले महीने के एंड तक सिलेबस जो है वो खत्म कर लेंगे, तो ये जो तक होता है इसको हम बाई से दिखाते हैं। ओके, अब बहुत एक कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन अप डाउन अप टू, तो अप और अप टू में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अप का प्रयोग ऊपर के लिए करते हैं, डाउन का प्रयोग नीचे के लिए करते हैं, और अप टू का प्रयोग एक लिमिट को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे अगर पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वेंट डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होती है, सीढ़ियां, वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। थर्ड एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14। ठीक है, चिल्ड्रन जो है उन्हें 14 साल की एज तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। शायद आप लोगों को पता होगा, इंडिया में एक प्रोविजन है कि जो अप टू 14 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है उनको जो भी एजुकेशन है वो फ्रीली इम्पार्ट की जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, हालांकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ओके, तो यहाँ पे जो अप टू है वो एक लिमिट दिखा रहा है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ। ऑफ और ये ओ डबल एफ ऑफ, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो ऑफ है इसका यूज देखेंगे। ऑफ क्या इंडिकेट करता है, ये बिलोंगिंग को इंडिकेट करता है, पोजेशन को करता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं, वुड ऑफ टेबल, ठीक है, लकड़ी की टेबल। लेग ऑफ चेयर, चेयर कुर्सी का पैर या कुर्सी की टांग, ये ओरिजिन को भी इंडिकेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह किससे आता है, एक शाही परिवार से आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, जो ये रीजन वाला पार्ट है। डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम रीजन। डाई में दो प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं, कई बार ऑफ का प्रयोग करते हैं, कई बार फ्रॉम का। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में क्या अंतर है। सबसे पहले तो जब किसी डिजीज से मौत होती है तो वहां पे डाई ऑफ आता है, किसी कारण से मौत होती है तो डाई फ्रॉम आता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर क्या है, एक डिजीज है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ आया है। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, वह प्यास से मर गया, अब वह प्यास के कारण मर गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, फ्रॉम आया है। ओके, अब ये क्या करता है, ये करेक्टरिस्टिक्स भी इंडिकेट करता है, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, दिल्ली की समस्या। अब ऑफ क्या इंडिकेट करता है, ये जो ऑफ है ओ डबल एफ वाला, ये करता है इंडिकेट फिजिकल सेपरेशन को, कोई चीज जब किसी से अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, कुत्ते को या डॉग को फ्लावर बेड से अलग रखो, ओके, दूर रखो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, ऑफ का प्रयोग किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अमंग और बिटवीन। इसके बीच में क्या अंतर होता है, सबको पता होगा। अमंग का जो हम प्रयोग करते हैं, एसोसिएशन और इन कंपनी ऑफ मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा लोगों के लिए या दो से ज्यादा चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अमंग। अमंग का मतलब क्या होता है, के बीच में या के मध्य में। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, आर्म्स वॉज, ये वॉज होगा, वर्ग नहीं है। आर्म्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेगर्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। भिक्षा जो है वो भिखारियों के बीच में
बांटी गई। ठीक है, तो हमें नहीं पता है वहां पे कितने बेगर्स हैं, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया है, अमंग का प्रयोग किया है। ऐसे ही द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। अब हमें देम में नहीं पता है कितने लोगों के बीच में टीचर ने स्वीट मतलब मिठाई जो है वो बांटी है, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया है, अमंग का प्रयोग किया है। लेकिन हम बिटवीन का प्रयोग जो है वो सिर्फ दो लोगों के लिए ही करते हैं, जैसे कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो मैच है वो खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओके, तो मतलब दो कंट्रीज हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, बिटवीन। लेकिन एक केस और है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जिनको नहीं पता है आज पढ़ लो। बिटवीन जो है उसका प्रयोग दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी किया जा सकता है, अगर हमें डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल पता है, उनका जो नंबर है हमें पता है, तो बिटवीन का प्रयोग जो है वो दो से ज़्यादा चीज़ों या व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल है, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तीन लोग हैं, लेकिन हमें पता है तीन कौन है, तीन कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इनके बीच में टूर्नामेंट खेला जाना है, तो हमने यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कर लिया है। जब सर्टेनिटी है बात में, तो हम वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल है, देयर इज अ अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस। तीन यूरोपियन नेशंस के बीच में क्या होना है, अलायंस होना है। अब हमें पता है तीन के बीच में ही होना है, एग्जैक्ट फिगर हमें पता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया है। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बिटवीन जो है, एंड जो है वो बिटवीन को फॉलो करता है, एंड के अलावा और कोई चीज बिटवीन को फॉलो नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। अक्सर होता क्या है, ये मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, आप सोच रहे हैं क्या ही बता रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे 2 का ऑप्शन आता है। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 4 PM। बहुत अच्छा साउंड करता है ये सुनने में, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, गलत है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा, ना कि 2 आएगा। ठीक है, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। कोई भी चीज हो सकती है, तो वहां पे एंड ही आएगा, 2 एट या और कई बार और भी लगा होता है, तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं आएंगी, हमेशा एंड आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये 2 और एंड में ही होता है। ओके, अब एक चीज और है, बिटवीन और एंड के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही आएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर होता है क्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। एनिमिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी या शत्रुता, उसके और मेरे बीच में कोई भी शत्रुता नहीं है, तो यहाँ पे किसका, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है। ये जो ही एंड आई है, इसका प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन ही एंड आई। बहुत सारे लोग स्मार्टनेस में ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, हिम एंड मी ही आएगा। अच्छा, एक चीज और है, बिटवीन के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन दैम, बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन अस, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और दोनों ही क्या है, प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये अमंग और अमंगेस्ट में क्या डिफरेंस होता है भाई, इनमें क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही छोटा सा अंतर होता है इनमें। क्या होता है, अमंगेस्ट जो है वो पहली चीज तो दा से पहले आता है, जहां कहीं पे भी दा आएगा उससे पहले अगर अमंग आना है, तो अमंग ना आके अमंगेस्ट आएगा। जैसे देयर वॉज नो कॉपरेशन अमंगेस्ट द बॉयज, बॉयज के बीच में कोई भी कॉपरेशन नहीं है, तो यहाँ पे दा आ गया, इसलिए अमंगेस्ट आ गया। अब सेकंड चीज और है एक, कि अमंग का प्रयोग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है, जबकि अमंगेस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से पहले होता है। अब ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड कौन सी, हिंदी वाली। ओके, जैसे अमंग दैम, दैम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, तो ये दा आ रहा है, दा कैसा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे अमंग आया है। अमंगेस्ट अस, एस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो क्या आ रहा है, आ रहा है, आ कैसा है, वॉवेल है, इसीलिए क्या है, अमंगेस्ट आया है। अब सेम हम प्रयोग करते हैं ऐसे ही एमिड और एमिडेस्ट का। ओके, ऐसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका मतलब भी के मध्यम के बीच में होता है। अब भाई सवाल ये आता है कि अगर अमंग और अमंगेस्ट बने हैं, तो ये एमिड और एमिडेस्ट बनाने की क्या जरूरत थी, इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं। अमंग का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले जनरली नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। द विल वॉज पास्ट एमिड पैंडेमोनियम।
ठीक है। अब पैंडेमोनियम माने क्या होता है, उपद्रव या भारी कोलाहल, उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम। तो पैंडेमोनियम क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, तो इससे पहले हम अमंग का प्रयोग ना करके एमिड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एमिड और एमडस्ट का प्रयोग भी वैसे ही होता है जैसे कि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग होता है। एमिड का प्रयोग क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एमडस्ट का प्रयोग होगा वॉवेल साउंड से पहले। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रीपोजिशन शानदार सी, बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें क्या डिफरेंस है, बिसाइड माने होता है पास, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पास मतलब बगल में एकदम, ठीक है। बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। एग्जांपल से समझेंगे, ही सैट बिसाइड मी, वह, अब बिसाइड का लोग पीछे भी समझ लेते हैं भाई, वो बिहाइंड होता है, ठीक है। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा हुआ है। अब बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और भतीजियां भी सेरेमनी में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, के अलावा। ओके, अब एक और बहुत ही अच्छी सी प्रीपोजिशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है, अक्रॉस में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं भाई, पता ही नहीं होता है कैसे यूज करना है। सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले अक्रॉस का प्रयोग करते हैं हम एक साइड से दूसरी साइड तक, किसी चीज की एक साइड से दूसरी साइड तक हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो अक्रॉस का प्रयोग होता है अपोजिट साइड के लिए भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वह मेरा सड़क के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है, मतलब जिस तरफ मैं खड़ा हूं उससे दूसरी तरफ अपोजिट साइड जो है वो खड़ा है, तो वहां पे भी हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, दोनों साइड के लिए भी हम प्रयोग करते हैं अक्रॉस का। जैसे कि इस एग्जांपल से क्लियर होगा, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, एक पेड़ जो है वो रेलवे लाइन पे गिर गया जिससे एक्सीडेंट हुआ, मतलब जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। तो जो पेड़ है वो रेलवे लाइन क्या होती है, दो पटरी होती है ना, उन दोनों पे गिरा है, दोनों साइड को वो कवर कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, अक्रॉस का प्रयोग किया है। समझ में आया, अक्रॉस का प्रयोग एक साइड से दूसरी साइड तक होगा, ठीक है, अपोजिट साइड के लिए भी होगा, और दोनों साइड अगर कवर हो रही है तो वहां पे भी अक्रॉस का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये अक्रॉस और थ्रो में क्या अंतर होता है, थ्रो भी तो भाई वही चीज होती है ना, तो मैं बताता हूँ। थ्रो का प्रयोग तब होता है जब बाय मीडियम इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, मतलब किसी मीडियम से होकर जब कोई चीज गुजरती है तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल से होकर गुजरी, ठीक है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेन जो है किस माध्यम से गुजरी, टनल से, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, थ्रो का। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं, कम अक्रॉस, ये बहुत ही अक्सर पूछा जाता है ये एग्जाम्पल। तो इसका मतलब होता है टू मीट सडनली और बाई चांस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई केम अक्रॉस हिम, मैं उससे अचानक मिला। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, कम अक्रॉस के बाद कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोज हैं पसंद आती हैं, ग्रामर की वीडियोज में अक्सर डालता रहता हूँ, अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सबको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।